पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पोल कर्व रिप्रेजेंट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राइटनेस इन ऑल डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इन ऑल डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इल्यूमिनेंस इन ऑल डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का हमारा है, पोल कर्व रिप्रेजेंट्स के बारे में है पहला क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो द पॉइंट वाज दैट अगर आपको पोल कर्व के बारे में जानकारी हो तो दो तरीके के हमारे पास पोल कर्व हैं, हॉरिजेंटल पोल कर्व है और एक वर्टिकल पोल कर्व है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल पोल कर्व इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है। मैंने यूटिलाइजेशन का एक लेक्चर पढ़ाया है बहुत अच्छे से यूट्यूब पे। आप अगर राहुल शर्मा सर यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक डालेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगी मेरी। ठीक है, क्रिएट्रिक्स चैनल पे पढ़ाया था, बट अब मैं पार्ट नहीं हूँ अनअकैडमी का। तो इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर यहां पर वर्टिकल पोल कर्व के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या काम करता है, आपका जो इल्यूमिनेंस है उसको कैलकुलेट करता है ऑल डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द सर्किट शोन इन फिगर इज ए। क्या है इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ये क्लिपर है, क्लैम्पर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, वोल्टेज रेगुलेटर है। तो गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक कैपेसिटर और एक डायोड को लगाया गया है। ये है एक क्लैम्पर सर्किट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। क्लैम्पर है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए सिंगल कोर केबल आर 80 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, 20 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS respectively. If the conductor diameter is 4 centimeter, then find the thickness of the तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, देखिए ये एक इंसुलेटर है और ये एक केबल है। इसका डाया है स्मॉल डी और इसका डाया है कैपिटल डी, है ना। तो आपसे ये वाली थिकनेस पूछी गई है, ये कितनी होगी। अगर ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, तो ये कितनी हो जाएगी, डी माइनस डी। ठीक है, डी माइनस डी। ठीक है, तो ये आपका थिकनेस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपने को रेडियस चाहिए, है ना, क्योंकि डायमीटर का हाफ, क्योंकि हम ये रेडियस ही लेते हैं। क्योंकि देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इट इज़ D/2, दिस इज कैपिटल D/2, है ना। तो ये जो बचेगा इनके बीच का, ये हो जाएगा D माइनस D/2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारी इंसुलेशन की थिकनेस, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है, जी मैक्स ओवर जी मिन इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल डी है वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना हमें, जी मैक्स जी मिन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी विच इज इक्वल टू डी इंटू 80/20 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ये आया। तो अब आपको थिकनेस निकालनी है, 16 माइनस का 4/2 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अपने को ऑलरेडी कंडक्टर का डायमीटर दिया हुआ था, तो देखो कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर शोन बिलो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। ठीक है, आपको बताना है इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। बहुत आसान है, 5 एम्पियर का आपको दे रखा है यहाँ पर करंट सोर्स, तो आप 4 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर लो, तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस ड्रॉप। तो अगर यहाँ पर आप करंट डिवीजन रूल लगा दें, 5 × 6/10 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया हमारे पास 12 वोल्ट, ये कितना हो गया 15, है ना। यही हो जाएगा क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। 6/10 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3, इट इज़ 12 विच इज़ इक्वल्स टू 12 वोल्ट, है ना। तो इसका आंसर हमारा जो आना चाहिए, लेकिन ये तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है ना। तो चलिए इसे ऐसे नहीं करते यार, और भी तरीके हैं, ऐसा करना कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखो होगा क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो अलग अलग वोल्टेज आएगा पैरेलल में, तो पैरेलल में अलग अलग वोल्टेज होने के कारण से कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना अप्लाई नहीं होगा। तो एक काम करो यार, ये दोनों तो पैरेलल में आई, इन दोनों को आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, किससे ही ख़त्म करो यहाँ पर, है ना। अपने को तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए ना, तो 6 पैरेलल 4 + 2 कर दो, 2.4 + 2 4.4 ओम, है ना। और उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, V = IR कैलकुलेट कर दो, हो गया काम खत्म। 4.4 × 5 विच इज इक्वल टू 22 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यही आंसर दिया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइट आंसर। वो क्वेश्चन नंबर 5 का बताएं, राइट आंसर कह रहा हूँ, स्लिप ऑफ द टंग। द रिएक्टेंस ऑफ 3 फैरेड कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई शोन इन फिगर विल बी, कितना होगा। देखो यहीं पे गलतियां हो जाती हैं, ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू बी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। तो एज वी नो दैट फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो एक्सी विल बिकम इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया गया है। तो देखो ये दोनों पैरेलल में वाला फॉर्मूला लगेगा, सीरीज में, फिर उसके बाद ये पैरेलल में, तो 4 और 3/7 इक्वल्स टू 12/7 सी इक्विवेलेंट आया। फिर उसके बाद ये सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 के साथ प्लस 12/7 इक्वल्स टू
19/7 फैरेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइक्रो फैरेड भी है और इसमें 7 भी है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माइक्रो, सारी यूनिट्स इसमें है तो माइक्रो फैरेड। तो देखिए एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रखता है, तो ऐसे पॉइंट पर आपको मैं देखो स्पेशली बता रहा हूँ, अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, नीड अटेंशन। आप अलर्ट हो जाओ कि एग्जामिनर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस पार्ट इन 3 पॉइंट स्टार्टर इज करेक्ट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। वेरियस पार्ट इन 3, ए ओवरलोड, रिलीज कॉयल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बिल्कुल सही बात है, यही पॉइंट सबसे राइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं ओवर यूज्ड एज ओवरलोड रिलीज कॉयल की तरह करते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेंगे दे विल गेट डिमैग्नेटाइज एंड स्टार्टर विल गेट एट ऑफ कंडीशन, मोटर की सप्लाई कट हो जाएगी उस पॉइंट पर, समझ रहे हैं। तो ओवरलोड रिलीज प्रोवाइड इन पैरेलल विद द आर्मेचर सर्किट, तो यहाँ बोला गया है ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। फील्ड सर्किट और नहीं, सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज़ करते हैं ये भी बताना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है डीसी सीरीज के लिए। 2 पॉइंट स्टार्टर, डीसी शंट, 3 पॉइंट स्टार्टर, डीसी कंपाउंड, 4 पॉइंट स्टार्टर। ऐसा क्वेश्चन आता है तभी आपको करना, अदरवाइज आप 3 और 4 पॉइंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 4 पॉइंट आपका जब फील्ड वीकिंग मेथड से स्पीड आप अचीव करने की कोशिश करते हैं अब बेस स्पीड, देन यू हैव टू बी यूज्ड। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो आर्मेचर क्या करता है, मोटर को स्टार्ट करता है, ठीक है, मोटर को ऑफ करता है, ठीक, मोटर को हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ होने से प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा इसका राइट आंसर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, RMS value of current you have to be calculate. A capacitor of 19 microfarad is connected across 230 volt 50 hertz single phase supply. Calculate RMS value of the current. क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस 2 पाई FC, 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू C, 90 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे आएगा आपका 35.36 IRMS वैल्यू। दो 230/35.36 ओम। जब आप ये करेंगे आपको मिलेगा 6.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट है, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में आपको फास्ट रखनी पड़ेगी। जब भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए, जब अगर प्रॉपर टाइम हो तब करें, अदरवाइज इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए ऐसे क्वेश्चंस को, अगर कैलकुलेशन आपको ज़्यादा दिखे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर। कितना होगा
8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, करिए कैलकुलेट, बताएं मेरे को व्हाट शुड बी द वैल्यू। तो इसका भी वही है कि टोटल करंट आप कैलकुलेट कर लो, फिर करंट डिवीजन रूल आप लगाकर कर सकते हैं। ABCD आपको आंसर दिए गए हैं। तो देखो इसमें आंसर जो भी आएगा वो 4 से कम 3 का वैल्यू लगभग 15, 5 एम्पियर 2.5, तो ये वैल्यू लगभग 8.7। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। RT, तो ये हो गया 4 पैरेलल 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 8/12 प्लस 2 इक्वल्स टू 32/12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14/3 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा I/V/R विच इज इक्वल टू कितना होगा 16/14 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24/7 एम्पियर। सो I2 विल बिकम I इंटू R1। ये करंट डिवीजन रूल लगाओ आप। टोटल करंट हमें कितना मिल गया 24 इंटू 7। इसमें निकालना है करंट, तो इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, नीचे 12 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज 2 टाइम्स 8.7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए तो ठीक है, ये सभी आप सब ने कर लिया हो, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप नोडल एनालिसिस लगा के करना हो वैसे कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके पास। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी? ऑप्शन A वेबर पर मीटर, हेनरी पर मीटर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? देखिए तो इसका आंसर है हेनरी पर मीटर, ऑप्शन नंबर B। ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम वो नहीं करेंगे खराब, है ना। तो ये एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है, याद रख लो, सारी देख लेते हैं। बताओ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की। ओम मीटर किसकी होती है, रेजिस्टिविटी। वेबर पर मीटर किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। The relative permeability of magnetic material is -1, slightly greater than 1, 0 or 1. What should be the right answer for that question? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो भी है आपका मैग्नेट क्या रहता है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, तो याद रखें इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एट यूनिटी परफेक्टर आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इज weakening of the main flux, distortion of the main flux, strengthening of main flux, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर एट यूनिटी पावर फैक्टर? तो आप सबको पता है यूनिटी पावर फैक्टर पर इट विल बी फ्लक्स विल बी डिस्टॉर्शन इन नेचर, मेन फ्लक्स। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर।
ठीक है, ठीक है। यानी देखो इसे आप एक और वर्ड से भी कह सकते हैं, देखिए ये वाला इसे क्रॉस कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये भी आपसे पूछा जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। लैगिंग में क्या होता है? लैगिंग में अगर लैगिंग आपसे पूछ लिया या परफेक्टर, इट विल बी डीमैग्नेटाइजिंग। एट लैगिंग परफेक्टर it will be demagnetizing, ठीक है। at leading power vector it will be magnetizing। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। MMF इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, बहुत आसान है। MMF इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ रिलक्टेंस। जैसे आप EMF कर सकते हैं I इंटू R इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से ये है आपका मैग्नेटिक सर्किट में। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। $200 volt lamp has a total flux of 100 lumen and takes a current of 0.5 ampere. Calculates its luminous efficiency. A 5 lumens per watt, 1 lumen per watt, C 10 lumens per watt, option D 4 lumens per watt. What should be the right answer for that question? बताओ। तो सबसे पहले पावर इनपुट निकालो, एफिशिएंसी निकालनी है ना अपने को। पावर इनपुट कैलकुलेट करो, वाट पर, देखो लूमेंस पर वाट है ना, सबसे पहले वाट निकाल लो पावर। तो ये कितना हो गया 200 इंटू 0.5 VI, इट विल बी केम अराउंड 100 वाट। ल्यूमिनस एफिशिएंसी विच इज इक्वल्स टू 1000, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ल्यूमन हो गया। ल्यूमन पर वाट निकालना आपको, अगर नहीं भी पता ना तो भी आप इसे यूनिट से क्रैक कर सकते हो, ये ऐसा सवाल। डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 10 ल्यूमेंस। ऑप्शन नंबर सी। In case of permanent magnet synchronous generator operated wind power plant, the converter used in the generator interface convert option A one level of AC to another level of AC, DC to AC, AC to DC, one level of DC to another level of DC। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ सभी के सभी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जिससे आपको वन लेवल ऑफ एसी टू अनदर लेवल ऑफ एसी को आप क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ और ग्रिड से सिंक्रोनाइज्ड हो पाओ। क्योंकि ऐसा होगा ना, आपकी जो इंडक्शन जनरेटर है या विंड है उससे जो आपको एसी मिलेगा इट विल बी वेरिएबल, ठीक है, एक लेवल का नहीं मिलेगा, इट विल बी गेट वेरिएबल। उसको अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा ग्रिड के लिए,
तो इस रीज़न की वजह से आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके, ये पॉइंट याद रखना। बहुत अच्छा सवाल था। देखो यार, जनरेटर जब भी लगेगा तो हम सबको पता है एसी सप्लाई ही देगा। मान लो नहीं भी आता आपको, यहाँ पे एसी सप्लाई ही मिलेगी आपको, डीसी का कहीं से कहीं कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विंड जनरेटर है, यानी जो आपका इंडक्शन जनरेटर है, वो आपको जो सप्लाई देगा वो क्या देगा? एसी। ठीक है, और जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है वो भी आपको सप्लाई देगा एसी। तो बस यही है इसका सेट आंसर। आप ऐसे इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हर चीज़ की थ्योरी जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप दिमाग लगा कर भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बताएं, इन नॉमिनल टी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस इज अज्यूम टू बी, क्या होता है? टी वाले में हम क्या करते हैं, इसमें हम ये वाला मॉडल अगर आपको ने पढ़ा है, पढ़ ही रखा होगा, Z/2 Z/2 will be VR, ठीक है, it will be V1, it will be IC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से आपका सोर्स करंट, ये रहा आपका, ठीक है, ये इस तरीके से मॉडल बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडिल में आपने सारा कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या करा है, कंसंट्रेट किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके पैरामीटर भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम आपको पता होने चाहिए। 1 + Z/2 y, z बराबर 1 + Z4, 1 + ZY/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यार। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? इट विल बी आई थिंक 15 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस motor, select the suitable combination of the correct choice A, B, C, D. A three-phase induction motor is used as auxiliary motor बिल्कुल सही है, इस मेथड से भी यूज़ करते हैं अपन। A induction motor with two pole fewer than synchronous motor pole is used as an auxiliary motor। ठीक है, ये पॉइंट भी यार एकदम सही है, जैसे पोनी मोटर होती है। ठीक है, थर्ड, द ऑक्सिलरी मोटर ब्रिंग द सिंक्रोनस स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इस सिंक्रोनस स्पीड, बिल्कुल सही। उसके बाद इस सप्लाई को कट करके वहाँ पर मैं फील्ड करंट मतलब फील्ड सप्लाई को ऑन कर देते हैं, ये पॉइंट भी यार एकदम राइट है। ठीक है, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड इज यूज फॉर लोडेड, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना लोड के भी ये मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओनली ए बी सी आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे।
The magnetism of a magnetic material is retained even after the removal of the magnet. This shows that magnetic material was which of the following property. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है और एसएससी जेईई का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे भी ये कर बार बार बनाना बहुत सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर O A B C D E F, ठीक है, तो यहाँ पर देखो B H माइनस B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन कहते हैं कोर्सिविटी। चलिए, तो हमारे लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिटेंटिविटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following information is not required for purchase order? Risk of delivery and difficulties, due date of delivery, and name and address of the supplier, quantity of the item order। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर बताएं। सोच समझ के आंसर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है ना। तो अगर नहीं भी आता ऐसे क्वेश्चन को तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रिस्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिस्क ऑफ डिलीवरी एंड डिफिकल्टी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, क्वांटिटी ऑफ द आइटम, कौन सा ऑर्डर किया है। ठीक है, परचेज ऑर्डर, भाई आप कुछ ले रहे हो तो ये सब चीज़ें मिलती है ना। रिस्क ऑफ डिलीवरी एंड डिफिकल्टी से मुझे क्या मतलब, मैं तो पैसा दे चुका हूँ, मुझे तो सामान चाहिए। ठीक है, चलिए, रिस्क और डिफ़िकल्टी है आपका मतलब है मुझे मेरा आइटम ठीक चाहिए, सप्लायर जो दे रहा है बायर को ठीक से सामान दे। ठीक है, प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल लॉस आपको फाइंड करने हैं ट्रांसफार्मर के। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, एकदम पैट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से एसएससी जेईई में क्वेश्चन खूब आता है। 5 kV ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 200 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 350 वाट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वुड ऑकर व्हेन द टोटल लॉस इज। आप सबको पता है क्या है इसका फॉर्मूला। ये है 200 वाट, तो ये 200 वाट होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जस्ट इसका डबल कर दो, 400 वाट। देखो एक बात है, हम सबको पता है कॉन्सेप्ट इसमें क्या है भाई, ये आउटपुट है, नीचे आउटपुट प्लस लॉसेज है ना। अगर ये कम होंगे तो ये मैक्सिमम होगा, और पीआई प्लस पीसीयू अगर इनकी बात करी जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पीसीयू का पीआई के बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। तो ये क्वांटिटी जितनी कम रख सको वो आंसर है।
तो जब भी आयरन लॉस मिले उसे डबल कर दो या उन्हें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में है, अगर आपको ऐसे पता है तो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर आउटडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द कंजर्वेटर इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफार्मर रेटिंग। ठीक है, कंजर्वेटर कौन से ट्रांसफार्मर के लिए रिक्वायर्ड होता है? इट विल बी 50 kVA और अबव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कंजर्वेटर क्या होता है? देखो आप सबने ऑलरेडी आपको पता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर ये इसके अंदर ऑयल फिल होता है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा। तो ये जो है ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर फ्यूल सप्लाई, जो आपका ऑयल लेवल है, उसे मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। The capacitance per kilometer of a three-phase belted cable is 0.09 farad. Capacitance between two cores with the third core connected to the lead sheet. Determine the core to neutral capacitance for 5 meter long cable. क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है ना। तो क्या होता है बताएं आंसर। तो देखो इसके बारे में आपको पता ही है, ऑलरेडी आपने पढ़ ही रखा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। कंडक्टर है, प्लस माइनस सी बी, सी 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 कंडक्टर, और ये सी ई कह सकते हो आप, कोर और केबल के बीच का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है आपका वो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा लाइन के, 2 इंटू 0.09 विच इज इक्वल्स टू 0.8 फैरेड पर किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए 0.18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इट विल बी केम अराउंड 0.9 फैरेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से आसानी से कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताएं। 2 कॉइल्स हैविंग ए सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया गया है, सीरीज अपोजिंग कनेक्शन दिए गए हैं। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम दिस। ठीक है, बहुत आसान है यार, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सिंपल सा आंसर आना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका सॉल्यूशन देखिए, ये है भाई, सीरीज में अपोजिशन में है, L1 प्लस L2 माइनस 2M, 30 प्लस 40 माइनस 2 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 69 हेनरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टर मटेरियल is used for transmission distribution should not have, क्या नहीं होना चाहिए? एक
कंडक्टर मटेरियल यूज फॉर ट्रांसमिशन। देखो हाई, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको सारी बताऊं, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए एक कंडक्टर मटेरियल के पास, लेकिन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे सैग हमारा मिनिमम किया जा सके इसलिए, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड लो कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? किलोवाट आवर आउटपुट इन 24 आवर टू द किलोवाट इनपुट इन 24 आवर। बिल्कुल सही, यही पहली लाइन एकदम ट्रू है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन बाकी सब पूरे दिन, क्योंकि ऑल डे लग गया ना, तो ऑल डे में क्या होगा भाई, कितना इनपुट आपने 24 घंटे में दिया और कितना आउटपुट आपको 24 घंटे में मिला, यही होता है आपका ऑल डे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ये किस ट्रांसफार्मर के लिए लगती है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अदरवाइज जो कमर्शियल ट्रांसफार्मर है उसके लिए आपको, जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके लिए कमर्शियल वाली लगती है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी से निकालते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। जब यहाँ बात कर ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है। देखो 50% पहले था, आज की डेट में 75% तक आ गया है, ठीक है, ऑफ लोड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन लाइटनिंग स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर आर मेड टू एकोमोडेट लैम्प्स ऑफ रेटिंग फॉर्म ए बी सी डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? रिफ्लेक्टर्स है ना, किस लिए यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ग्लेयर को मिनिमाइज करने, है ना, यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट, या जिसे आप ब्राइटनेस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 40 to 150 वाट, ठीक है, 40 to 100, 1500 वाट, ठीक है, रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल नॉन कॉन्सिडेंट लोड्स, ठीक है। क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, एफिशिएंसी पूछ रहा है, डिफरेंट सब स्टेशन क्या होती है भाई? देखो, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हर इंडिविजुअल की जो मैक्सिमम डिमांड है, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है आपका?
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ भी मैक्सिमम आएगा, यहाँ भी मैक्सिमम आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, और इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू कम होनी चाहिए सो दैट इट विल बी हाई। ठीक है, जिससे रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल बी मिनिमाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। In the Luhmann method, the Luhmann receive is calculated by considering which of the following factor? Option A depreciation factor, option B reflection factor, absorption factor या reduction factor। कौन से फैक्टर को अपन कंसिडर करते हैं? डेप्रिसिएशन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, आपका बल्ब है, उस पर धूल जम जाएगी, मिट्टी जम जाएगी, समय के साथ क्या होगा, जो सोर्स लाइट देने वाला है, ल्यूमन देने वाला है, इट विल बी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, है ना, उसका फिलामेंट भी कमज़ोर होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इट विल बी गेट डेप्रिशिएटेड। तो ल्यूमन मेथड में हम इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको, जिससे एग्ज़ाम में आपको याद रहे। It is the ratio of illumination when everything is clean divided by illumination under normal working condition। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो यही होता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। बताएं भाई, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज द रेशियो ऑफ, अरे यार बहुत ही आसान है, इस पर समय खराब नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट। ठीक है, यही हमारा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये आपको पता होगा, म्यू आर बराबर म्यू ओवर म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू क्या है भाई? मटेरियल की परमेबिलिटी, म्यू नॉट क्या है भाई? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू आर क्या है आपका? रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना। तो अगर आप देखें तो म्यू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Question number 29. Option of a shaft, the position of the shaft is brushless DC motor is determined by. किससे करते हैं? 3-phase inverter, electronic controller, option C permanent magnet, option number D Hall effect sensor. इसका आंसर है यार ऑप्शन नंबर डी, हॉल इफेक्ट सेंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरलिंग ऑफ ए कंडक्टर कॉजेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन वोल्टेज, इंक्रीज इन करंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पायरलिंग, जब भी आप ऐसा करते हैं देन व्हाट विल हैपन, देखो स्पायरलिंग की वजह से, स्पायरलिंग ऑफ ए कंडक्टर कॉजेस, जब भी आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो स्पायरलिंग क्या भाई, जैसे अल्टरनेट लेयर नहीं लगाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये स्पायरलिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट विल बी गेट रिड्यूस्ड। व्हेन दिस इज रिड्यूस तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आई होप, देखो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है यार, ऐसा इसलिए करना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। सॉलिड कंडक्टर का जो ये वाला जो कंडक्टर होते हैं दे आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू सॉलिड लार्ज कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।